हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आवर्त सारणी का क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसके चैप्टर्स में अच्छा से समझा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, डोबेराइनर के त्रिक है जो कि न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम पोटेशियम डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं। लिथियम को पहला तत्व माने तो आठवें स्थान पर सोडियम आता है। यदि सोडियम का पहला तत्व माने तो 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है। इस प्रकार डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो इसमें हम लोगों ने देखा कि डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि डोबेराइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि यह नियम के अनुसार उस समय उपस्थित पाए जाने वाले सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। डोबेराइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए। समूहों को क्या कहा गया था? त्रिक कहा गया था। त्रिक तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। इस आधार पर डोबेराइनर ने कुछ त्रिक बनाए थे। सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं हो सका और उनका जो वर्गीकरण है सिर्फ कितने तक लागू हो रहा था? सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। सॉरी, यहाँ पर बस 3 त्रिक करके 9 ही त्रिक बन पाया था। मेरा 3 त्रिक बना था और 9 तत्वों को ही इन्होंने बना पाया था और उसके बाद है जो कि नहीं बना पाया था। तो यही इनके वर्गीकरण की सीमाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? इनके भी कुछ सीमाएं थी। इनके सीमाओं को देखते हैं कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से नहीं मिलता था। इन्होंने अष्टक का नियम दिया था, सारेगामा पाधानी दिया था ना, मैंने बताया था। और पहला तत्व का गुण है जो कि 8वें तत्व के बाद रिपीट होता था। दूसरा वाला है कि न्यूलैंड्स ने कल्पना किया था क्या कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है और भविष्य में कोई और भी तत्व नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि और भी तत्व आया, मेंडलीव और मोसले के समय। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, लेकिन न्यूलैंड्स के समय सिर्फ 56 तत्व ही थे। और नेक्स्ट सीमाएं क्या थी कि अपनी सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और अलग अलग और असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया, जबकि कोबाल्ट और निकेल को एक साथ में है। इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन था, चाहे उनके गुणधर्म उन तत्वों से भिन्न था। क्लोरीन ब्रोमीन का गुणधर्म है जो कि कोबाल्ट निकेल से नहीं मिलता था। इसका है जो कि कोबाल्ट निकेल का लोहा से मिलता था, लेकिन लोहा को क्या कर दिया गया कि उनसे दूर रख दिया गया। ठीक है, और क्या था चौथा इसका सीमाएं? न्यूलैंड का अष्टक नियम है जो कि सिर्फ केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फिर बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पे तो पहला देखेंगे पोटेशियम, वर्ग एक यानी कि समूह 1 का धातु है। इसकी संयोजकता 1 है, इसलिए इसका ऑक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा? K2O हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कार्बन है जो कि समूह 4A का तत्व है, इसकी संयोजकता 4 है और ऑक्साइड सूत्र क्या होगा? CO2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्साइड सूत्र बताना है आपको।
फिर तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम, ये तीसरा समूह में आएगा, इसका संयोजकता 3 है और यहाँ पे हो जाएगा Al2O2। ठीक है, यहाँ पे Al कर लीजिएगा, यहाँ पे Al होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर चौथा है कि सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या था कि चौथा समूह में आता था। ठीक है, चौथा समूह का ए में आता था, इसका संयोजकता 4 है, इसलिए इसका ऑक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा, SiO2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बेरिलियम का हो जाएगा, ये दूसरा समूह में आता था और दूसरा समूह का तत्व था, इसका संयोजकता 2 है, समूह 2 है तो संयोजकता भी 2 होगा। मैंने बताया था आपको कि समूह में संयोजकता क्या होती है, समान होती है, और संयोजकता क्या होता है, तो किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता होता है। सबसे कम संयोजकता 0 हो सकता है या फिर सबसे अधिकतम संयोजकता 4 होगा। ठीक है, अगर 4 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, 8 से माइनस कर लेंगे, मैंने आपको बताया था। इसलिए इसका ऑक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड, PaO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त अब कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो क्या था, यहाँ पे 3 तत्वों के लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ा था, किसका किसका, तो एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरेन की जगह पे क्या आया, स्कैंडियम आया, और एक का एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया, और एक का सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ 2 ही पूछ रहा है तो हम इसे सिर्फ 2 ही बताएंगे। ठीक, जर्मेनियम और स्कैंडियम बताया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे गैलियम भी बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जर्मेनियम या स्कैंडियम ही बताएं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीफ के गुणधर्म पहले से ही बता दिए थे। जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई तब क्या हुआ कि इनके गुणधर्म लगभग वही थे जो मेंडलीफ ने दिया था। यानी मेंडलीफ ने भी भविष्यवाणी किया था क्या, कि कुछ जगह खाली छोड़ दिया था और बोला था कि भविष्यवाणी किया था उन्होंने कि बाद में कोई जो भी तत्व खोजा जाएगा वो इसी जगह पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, तो कौन सा मापदंड अपनाया था, यानी किस गुणों पर उन्होंने अपना आवर्त सारणी को तैयार किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी है जो कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के हिसाब से उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मेंडलीफ ने क्या किया था, उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा और क्यों रखा। तो मैंने आपको बताया था कि उत्कृष्ट गैसों का खोज कब हुआ था, 1900 ईस्वी में किया गया था। और सभी तत्व, इसका आंसर होगा सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या था कि अधिक अभिक्रियाशील था। उनके गुणधर्म अन्य तत्वों से अलग होते हैं, यानी कि इसमें ये 0 गैस है, इसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं इनको ही, क्योंकि इसका जो संयोजकता होता है वो 0 होता है, यानी कि ये किसी से भी अभिक्रियाशील नहीं करता है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। अगर इसे हम खुला छोड़ दें तो ये रिएक्शन नहीं करता है। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, अन्य तत्वों से अलग होते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैसों में क्या हुआ कि अलग से रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि ये इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इनको अलग से रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। यानी मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी दिया था, उसमें कुछ कमियों को पाया गया और उस कमियों को सुधार कर किस वैज्ञानिक ने सुधारा था, तो मोसले ने सुधारा था। तो क्या क्या सुधारा था उसके बारे में यहाँ पे बताना है, किन किन कमियों को दूर किया था।
तो हम बोलेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा इस तरह दूर किया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार एक स्तंभ में एक से ज़्यादा तत्वों को रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आवर्त, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे परमाणु संख्या होगा। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी क्या था कि वो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। और दूसरा क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान पर कोई समस्या नहीं था, जैसा कि समस्थानिकों में भिन्न परमाणु संख्या के साथ एक ही परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक मैंने आप लोगों को 9 में पढ़ाया हुआ है। परमाणु समस्थानिक के बारे में आप लोग 9 में जानते हैं कि समस्थानिक क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करूँगी। तीसरा इसका पॉइंट क्या है? वे तत्व जिनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं वे समूह में रखे गए, यानी कि समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान होता है। लेकिन आवर्त में क्या होता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। लेकिन आवर्त में क्या होता है कि कोषों की संख्या समान होती है। पहला आवर्त है तो एक कोष होगा, दूसरा आवर्त होगा तो दूसरा कोष होगा। कोष क्या होता है? कोष को हम लोग कच्चा बोलते हैं। कच्चा यानी कि इस तरीके से गोल, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिट करते हैं ना, वो वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है और उसे भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के तत्वों के समूह में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, उसके चयन का क्या आधार होगा? देखिए, इसका आंसर होगा कि कैल्शियम तथा स्ट्रोंशियम तो ऐसे तत्व हैं जो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि समूह में क्या होता है कि यहाँ पे बोला मैग्नीशियम, तो हम लोग देखिए बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद फिर स्ट्रोंशियम के बाद फिर बेरियम। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक ही समूह दूसरा का तत्व है ये। इसमें क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जो कि समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, इसलिए इसका रासायनिक गुण होगा जो कि समान होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण। तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर उसके बाद फिर रेडियम, ये सभी होगा। और यहाँ पे बेरिलियम भी होगा। ठीक है, ये वाला है जो कि बेरिलियम है और ये बेरियम है। ठीक, समान रासायनिक गुण दिखाएंगे क्योंकि एक ही समूह में है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के नाम बताइए 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ हो जाएगा। और 3 तत्व जिसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तत्व पूछा हुआ है तो हम हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बाहरी कोष में एक है, यानी कि पहले समूह का तत्व आ जाएगा, यानी हलीना की रब से फरियाद वाला जो होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि एक ही समूह है, यानी कि बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी। मैंने आपको बताया था कि जो समूह होता है समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। दूसरा क्या है बी में कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तत्वों जिनमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, यानी कि समूह दूसरा का हो जाएगा। समूह दूसरा में क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर रेडियम, तो वो हो जाएगा। पर 2 ही यहाँ पे क्या बोला? 2 तत्व के बारे में ही लिखना है, तो 2 तत्व या 3 तत्व जितना आपको याद है लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है,
बेरियम, मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। इसी तरीके से 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण है, बाहरी कोश पूर्ण है तो क्या होगा, बाहरी कोश पूर्ण है यानी कि उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस क्या हो जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन 3 ही बोला है तो अब 3 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा कि हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है कि एक ही समूह के पहले समूह का तत्व है। तो पहले समूह का तत्व है तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसमें यही समानता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। नियोन की अभिक्रियाशीलता क्या है कि अत्यंत ही कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो हम बोलेंगे कि हाँ है। क्यों? क्योंकि ये भी है जो कि ये दोनों उत्कृष्ट गैस हैं, तो इसलिए बोलेंगे कि हीलियम, नियोन दोनों तत्व सबसे बाहरी कोश 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 क्या होगा कि पूरा पूर्ण होगा। बाहरी कोश होगा पूर्ण होगा, जिसके कारण से ये अभिक्रियाशील नहीं कर पाएगा, अभिक्रियाशीलता नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए यही समानता है इन दोनों में कि इनका दोनों का बाहरी कोश क्या होगा, पूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन से धातु है? तो हम बोलेंगे कि पहले 10 तत्वों में यहाँ पे धातु कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सब क्या है, 10 तत्व है। अब 10 तत्वों में क्या बोला गया कि यहाँ पे धातु चुनना है। ये 10 क्या है, ये 10 तत्व है। इन 10 तत्वों में, इन सब में तत्वों में धातु कौन है, लिथियम और बेरिलियम है। हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन समूह 1 से भी गुण दर्शाता है और समूह 17 से भी गुण दर्शाता है, इसलिए लिथियम और बेरिलियम होगा। लेकिन और बी क्या है, बी एक मिश्र धातु है यानी बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और उसके बाद फिर उसके बाद फिर हो जाएगा ये Be है ना, बेरिलियम। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर होगा कि पहले इनका वर्गीकरण बढ़ती हुई परमाणु संख्या के अनुसार करते हैं। स्तंभ वर्ग और 2 वर्ग बेरियम तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ है और इसलिए दिए गए तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। यानी कि देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से आवर्त सारणी है, ठीक है। तो यहाँ इधर धात्विक गुण अधिक होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे धात्विक गुण आवर्त में बायां से दायां जाने पे क्या होता है, क्या धात्विक गुण कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। तो सबसे बायां ओर में कौन है, सबसे बायां ओर में है जो कि ये बेरिलियम है। तो इसलिए इसका विलक्षणी गुण होगा जो कि इसका धात्विक गुण सबसे अधिक होगा। और ये सब तत्व है जो कि फिर इधर इधर इस तरीके से आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चारों में से ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, गलत चुनना है। तो बायां से दायां जाने पे क्या होता है कि धात्विक गुण होता है जो कि बढ़ता है, ये तो सही है। दूसरा क्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर, यानी कि ये भी सही हुआ। तीसरा नंबर सी में देखेंगे परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये हम लोगों का आंसर सही होगा। डी में क्या, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व X और XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक आवर्त सारणी में यह तत्व स्तंभ किस समूह के अंतर्गत होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो बनाता है ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाता है। तो ये जो मैग्नीशियम है किस समूह के अंतर्गत होगा। मैग्नीशियम में जो कि समूह दूसरा के अंतर्गत होगा। ठीक है, समूह दूसरा के अंतर्गत होगा। यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम B और समूह पूछेगा, समूह बोलेंगे कि समूह दूसरा के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं। ए होगा तो इससे हम बोलेंगे कि दोनों तरीके से पूरित यानी कि ये हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस में हो जाएगा नियोन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नियोन। बी में है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2। तो इसका तत्व हम लोग पूछेंगे, इसका तत्व हम बताएंगे 2 8 10 और 2 12। 12 में होता है मैग्नीशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। सी में है कि कुल 3 कोष हैं तथा संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि 4 है और 3 कोष हैं। तो पहला कोष हो जाएगा 2, फिर दूसरा में हो जाएगा 8, फिर तीसरा में 4 है, यानी 8 2 10 4 14 और 14 नंबर में कौन होता है, सिलिकॉन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। उसके बाद फिर टी में दिया है कि कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि संयोजकता 3 है, यानी कि पहला में तो पूरा होगा 2 और फिर दूसरा में 3 होगा। 3 2 5 पे होता है बोरोन। और बोरोन क्या है, बोरोन हमारा पहला धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन। ई में दिया हुआ है दूसरे कोष में पहले कोष के दुगना इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष यानी कि 1 2 2 कोष होगा, पहले से दुगना यानी कि पहले में 2 होगा तो दूसरा में 4 होगा, इसका दुगना है। तो यहाँ 4 2 6 क्या हो गया, कार्बन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुणधर्म समान है, क्या समान होगा। तो बोरोन के स्तंभ में यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समूह में, बोरोन के समूह में सभी तत्वों का कौन सा गुणधर्म होगा कि समान होगा। समूह में मैंने आपको बताया था समूह में क्या समान होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे संयोजकता समान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजकता समान होगा। अब वो दूसरा पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों का कौन सा गुणधर्म समान होगा। तो बोलेंगे समूह में पूछा जा रहा है तो संयोजकता होगा जो कि समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो पूछा जा रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या क्या होगी, सभी परमाणुओं को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और 7 17। 17 में क्या था है क्लोरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। दूसरा में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्ठ में दी है, परमाणु संख्या दिया हुआ है यानी कि ये 17 वाला है। 17 वाला इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। संयोजकता 7 है तो 7 में से हम लोग क्या करते हैं, 7 में से हम लोग क्या, इसका संयोजकता 7 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 5। ठीक है, 2 5। फ्लोरीन का देखेंगे तो 2 7। देखिए इसका भी संयोजकता 7, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका भी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 2 है ना, तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गया तो इसका रासायनिक गुण भी समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 3 तत्व A B और C दिया हुआ है। तो बताना है कि यहाँ पे कि क्या है। देखो समूह 16 में दिया हुआ है, समूह 16 में हम लोग पहले भरेंगे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, रुको
पहला वाला में हो जाएगा ऑक्सीजन, दूसरा में हो जाएगा सल्फर, यहाँ पे हो जाएगा सेलेनियम, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ए धातु है या अधातु, तो 17वां समूह है, तो धातु है जो कि 12वां समूह तक ही होता है, 1 से लेकर 12 तक ही होता है, लेकिन 13 से लेकर के 17 18 तक क्या होता है, अधातु होता है, तो अधातु होता है। तो यहाँ पे समूह 17 पूछा गया है, समूह 17 में जो कि ए आ रहा है, तो पूछा गया ए क्या है, धातु या अधातु, तो बोलेंगे कि अधातु है। ठीक है, दूसरा में बी में पूछा जा रहा है कि ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो ए की अपेक्षा सी, तो हम जानते हैं कि उस समूह में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता बढ़ती है, लेकिन ऋणात्मकता क्या होती है, ऋणात्मकता कम होती है, तो ऋणात्मकता कम होगी तो धात्विक गुण हो जाएगा जो कि बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे कि ए की अपेक्षा सी कम अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, सी में दिया गया है कि सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा, सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा, तो हम जानते हैं कि आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बायां से दायां जाने पे क्या होता है, परमाणु साइज छोटा होता है। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बायां से दायां जाने पे छोटा होता है, तो यहाँ पे बी देखिए, यहाँ पे बी पहले है, उसके बाद यहाँ पे सी है, तो सी छोटा होगा और बी बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा, तो सी का आकार बी से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में कि तत्व ए किस प्रकार के आयन, धन आयन या फिर ऋण आयन बनाएगा, तो ये क्या है, समूह 17 क्या अधातु है, और अधातु हमेशा क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि तत्व ए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि ऋण आयन बनाएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ऋण आयन लिख लीजिएगा, क्या होगा कि ऋण आयन बनाएगा, ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन बनाएगा, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आवर्त सारणी में समूह 15 के तत्व हैं, इन दोनों तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 5, और फास्फोरस का कितना होगा, फास्फोरस का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि बाह्यतम कोश में नाभिक के बहुत पास है, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से आकर्षित करेगा, और मैंने आपको बताया था कि प्रबलता जितना परमाणु संख्या छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर में जो प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर आकर्षित किए हुए रहेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने नहीं देगा। लेकिन फास्फोरस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे और जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसलिए नाइट्रोजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पे विन्यास होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, लिख लीजिएगा विन्यास का यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो इसका आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले परमाणु को क्या कहा गया है, एक ही स्तंभ में रखा गया है। एक समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होती है। एक अवधि के दौरान तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। तो हम बोलेंगे कि समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है जो कि समान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु वाले संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होगी? तो कैल्शियम का समान होने के लिए क्या होगा? उसका बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि संयोजकता समान होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका इन जितने तत्व दिए हुए हैं सबका संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो देखिए, परमाणु संख्या 12 वाला का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 282 होगा। क्या होगा? 282 होगा। और फिर परमाणु संख्या 19 वाले तत्व का 2881 होगा। इसी तरीके से 20 वाला का निकालेंगे, 21 का, 38 का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैच करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 12 वाला का भी 2 आ रहा है, 20 वाला का भी 2 आ रहा है संयोजकता, और 38 वाला का भी 2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि समूह परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या 20 और 38 के समान होगा, क्योंकि बाहरी कोश में क्या, यहाँ पे बाहरी कोश में क्या होगा कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी कि संयोजकता समान है, इसलिए समान रासायनिक गुण धर्म बतलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। यानी आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी दोनों को तुलना करके बताना है कि क्या क्या था उसमें। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, उसके समय में कुल 63 तत्व उपस्थित थे, जो कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। और उसके समय में सारणी में 8 ऊर्ध्व स्तंभ थे, जिन्हें क्या कहा गया था, वर्ग कहा गया था। 8 ऊर्ध्व स्तंभ थे और 6 आवर्त थे। ठीक है, आवर्त की संख्या कितनी थी, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आवर्त कितने थे, आवर्त यहाँ पे 6 थे, और आवर्त 6 थे। क्षैतिज पंक्ति का आवर्त कहा गया था, और ऊर्ध्व स्तंभ 8 थे, जिन्हें वर्ग कहा गया था। तीसरा है, तत्वों के समस्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं मिल सका था। रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को भी एक साथ रख दिया गया था, और समान तत्वों को अलग अलग रखा गया था। पांचवा में, सभी संक्रमण तत्वों को एक ही वर्ग 8 में रख दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कृष्ट गैसों को सारणी के बनने तक खोज ही नहीं हो पाई थी। यानी उत्कृष्ट गैस की खोज कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। लेकिन मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब दिया था, अपनी एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया था 1872 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया था, जर्मनी पत्रिका थी, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया हुआ था 1872 ईस्वी में। और क्या था कि उच्च द्रव्यमान वाले तत्वों को उच्च तत्वों के पहले रख दिया गया था, निम्न तत्वों से पहले रख दिया गया था, जिनका परमाणु द्रव्यमान कम, यानी कि अधिक द्रव्यमान वालों को कम द्रव्यमान वालों को पहले रख दिया गया था मेंडलीव में। इसमें कुछ गलती भी था और कुछ कमियां था, जिसको सुधारने के बाद क्या हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी आया, जिसे मोसले ने दिया। ठीक है, मोसले ने क्या दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है, जो कि परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें टोटल 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें वर्ग कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्ति है, जिसे आवर्त कहते हैं। तत्वों के समस्थानिकों को सारणी में उचित स्थान दिया हुआ है। उन्हें परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। परमाणु समस्थानिक क्या है कि जो किसी तत्व का परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। एक ही तत्व का परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। संक्रमण तत्वों को वर्ग 3 से लेकर 12 में रखा गया। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कृष्ट गैसों को 18 वर्ग में स्थान दिया गया, इनसे एक अलग से रखा गया। इस सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या था कि परमाणु संख्या के हिसाब से, इसलिए इसमें प्रतिलोम क्रम का दोष नहीं है। यानी कि इसमें कम द्रव्यमान वाला को बाद में और ज़्यादा द्रव्यमान वाला को पहले नहीं रखा गया। इसे सब अच्छी तरीके से
अरेंज करके रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।